नमस्कार, आदाब। फ्रीडम एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। और आज किसानों का भारत बंद था और जो खबरें आ रही हैं कि काफ़ी सफल भारत बंद था और बहुत व्यापक था। और भारत बंद के साथ साथ कैसी एक राजनीतिक चुनौती है नरेंद्र मोदी सरकार के सामने, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे पास दो बहुत खास मेहमान हैं। जसबीर कौर जी किसान नेता है पंजाब से और इस वक्त वो सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और राजनीतिक विश्लेषक जितेंद्र जी हमारे साथ हैं। हम इन दोनों मेहमानों से भारत बंद और उसके बाद की राजनीति पे चर्चा करेंगे। आज की जो अभी की खबरें हैं, तो एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है और जसबीर कौर जी, मैं आपका ध्यान खासकर से इस खबर पे दिलाना चाहता हूं कि अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने राकेश टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, उनको शाम को 7 बजे मिलने को बुलाया है। और कल विपक्ष के नेता मिल रहे हैं राष्ट्रपति से। तो ये जो कल, क्योंकि आप लोगों की बैठक होनी है सरकार से 6ठे राउंड की, जी, और उसके पहले आज रात में ये बुलाना, इसका क्या मायने निकाला जाए? देखिए, ये तो हमें भी अभी अभी पता चला है कि उनको बुलाया गया है, लेकिन पंजाब के नेताओं को तो नहीं बुलाया गया, किसान यूनियन के अगुओं को तो नहीं बुलाया गया ना। जी जी। तो इसका तो अभी पता नहीं है क्या होगा, लेकिन आज का जो बंद रहा है जी, पूरी तरह, मतलब मुकम्मल ही बंद रहा है। मैं पंजाब से हूँ और पंजाब की खबरें हमारे पास हैं, तो बिल्कुल बंद रहा है। हर वर्ग ने बंद किया है। जी। और यहाँ पर हम बैठे हैं इन मतलब खेती संबंधी काले कानूनों के खिलाफ और बिजली एक्ट 2020 के खिलाफ। तो हर वर्ग हमें साथ दे रहा है, कोई चाहे वो आड़तिया वर्ग है, चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे मतलब दलित वर्ग है, मतलब मजदूर वर्ग है, हर वर्ग हमारे साथ है। तो एक तो इसका असर भी है, इस बंद का मोदी सरकार पर पड़ा है, दबाव तो पड़ा है, तब उन्होंने बुलाया है। दबाव पड़ा है। तो इसी प्रेशर की वजह से मेरे को लगता है कि उन्होंने बुलाया है रात को, क्योंकि ये तो अचनचेत अभी अभी मेरे को पता चला है कि उन्होंने तो रात को मीटिंग बुलाई है। नहीं, मेरे नोटिस में नहीं था, क्योंकि हमें तो यही मालूम था कि कल को मीटिंग है। तो मेरे को लगता है आज का जो बंद का प्रेशर है उसी की वजह से बुलाया गया। क्या आपको लगता है कि सरकार कोई इसमें एक टैक्टिक इस्तेमाल कर रही है किसान नेताओं या किसान संगठनों के बीच में, किसी प्रकार का डिफरेंस क्रिएट करने को, किसी प्रकार का मतभेद क्रिएट करने को, कंफ्यूजन क्रिएट करने को? ये तो कोशिश की है सरकार की, ये तो होती है ना, चालें होती हैं कि कैसे इनको किया जाए। एक एक लीडर जो है किसान यूनियन, 31 यूनियन से हैं हमारी पंजाब की, एक एक यूनियन के लीडर के पीछे 4 IAS ऑफिसर या पुलिस के ऑफिसर जो हैं वो लगाए हुए हैं। ऐसे मान जाओ, ऐसे मान जाओ, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। जी। ये दबाव उनके ऊपर लगातार पाया जा रहा है। लेकिन हमारे लीडर इस बात पे अड़े हैं कि हमने ये 3 कानून है, जो 2 ऑर्डिनेंस है, चौथा बिजली वाला, ये बिल्कुल रद्द करवाने हैं, कैंसिल करवाने हैं। वो बोलते हैं इसमें थोड़ी अमेंडमेंट करवा लो, संशोधन करवा लो। तो हम उस बात पर हमारे लीडर मानने वाले नहीं। मैं यही बात आपसे पूछने जा रहा था। कुछ ऐसे संकेत आ रहे हैं कि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो अमेंडमेंट को तैयार है, कोई कमेटी बनेगी और अमेंडमेंट की बातें हो जाएंगी। तो क्या किसान नेता किसी प्रकार के अमेंडमेंट पे राजी हो सकते हैं? कोई रास्ता निकल सकता है, या फिर वो 3 बिल को सरकार संसद का सत्र बुला के वापस ले? इस पे कोई बात, ये नॉन नेगोशिएबल है, इस पे कोई बात नहीं हो सकती? नहीं जी, देखो, पहली मीटिंग 5 मीटिंग हो चुकी है सरकार के साथ किसान नेताओं की, और सभी में यही बोलते हैं कि इसमें हम अमेंडमेंट कर लेते हैं ना। इस बार हमारे लीडर नहीं मानने वाले। हम जानते हैं कि अगर वो अमेंडमेंट करेंगे तो वो कारपोरेट पक्की होगी, अमेंडमेंट भी जो होगी।
हम इसलिए इसको बिल्कुल रद्द करवाने के मूड में हैं, और अगर हम रद्द करवा के नहीं जाएंगे तो जनता का, लोगों का सेंटिमेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो जी बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, वो हमारे खिलाफ भी जाएगा। इसलिए हम इसको बिल्कुल रद्द करवा के ही जाएंगे, इसी बात पर हम अड़े हुए हैं। बिल्कुल, यानी इसको मैं मानूं कि किसान नेताओं की तरफ से, क्योंकि आप उस कमेटी में हैं, पंजाब के किसानों की यूनियन की कमेटी में हैं आप, तो मैं ये मानूं कि किसान नेता जब कल छठे राउंड की बातचीत में जाएंगे तो किसी तरह की अमेंडमेंट की बातचीत पे राजी नहीं होंगे। नहीं, ये देखो, पहली बात है कि ये जो 31 मेंबरी कमेटी है ना, जी मैं जी उसमें नहीं हूँ। जी जी मैं तो यहाँ जो नीचे कमेटी बनी है ना, स्टेज चलाने के लिए, अनुशासन बनाने के लिए, सब देख रेख करने के लिए, मैं सेकंड रो की लीडर हूँ और मैं यहाँ हूँ। उसमें हमारे प्रेसिडेंट पंजाब के, जो ऑल इंडिया किसान महासभा के हैं, रुलदू सिंह जी, मेरे पंजाब किसान यूनियन के वो आगू है, वो जाते हैं। जी तो जी आगुओं ने यही बोला है कि हमें यस और नो, यही जवाब चाहिए, अमेंडमेंट कोई नहीं चाहिए। जी। जसबीर कौर जी, मैं आपसे आता हूँ, मैं जितेंद्र जी से बात करता हूँ कि जितेंद्र, आप ये बताइए कि आ, ये जो नरेंद्र मोदी जी का स्टाइल था अब तक कि वो किसी भी प्रॉब्लम से आगे निकल जाते थे, उनके पास तो इवेंट मैनेजमेंट से, कोई मीडिया के जरिए, लग रहा है कि किसानों के मामले में जो सरकार की और नरेंद्र मोदी की जो टूल किट है, जो तरकीबें हैं, वो कोई काम नहीं कर रही। खालिस्तान का मामला आया तो खालिस्तान का मामला भी नहीं चला। जिस तरह से एनआरसी के मूवमेंट में कुछ चीजें कर दी गई थी कि किसी को भेज दिया वहां पे, तो वो चीजें यहाँ पे नहीं चल पा रही है, कोई ट्विटर से, कोई कंगना रनावत, कोई वगैरह वगैरह। ये प्रशांत जी, ये बहुत ही क्लियर है कि पिछले, इसके लिए हमको 30 वर्षों का ये देखना पड़ेगा कि कैसे बीजेपी काम करती रही है। एनआरसी वाला मामला जो है उसको हम मतलब इस देश के, मतलब जितना मुझे ठीक से याद है, इस लगभग 50 वर्षों में सबसे डेमोक्रेटिक मूवमेंट था वो एनआरसी का। लेकिन उसमें जो आरएसएस, बीजेपी माइंडसेट पूरा जो तैयार किया था उसने, उसमें कॉमनलाइज कर दिया उसको, पूरा का पूरा एनआरसी को बना दिया कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम है। और वो और शायद अगर ये स्थिति 84 में होती, 85 में होती, अगर 90 तक होती, तब शायद वो पंजाब वाला जो किसानों का मामला था उसको उस रूप में ले जा सकते थे बीजेपी वाले। लेकिन अब ये वाली स्थिति नहीं रह गई है बीजेपी, मतलब खास करके पंजाब के सिखों को लेके। अब वो इंटीग्रल पार्ट फिर से है, लेकिन मुसलमानों के साथ उसको उन्होंने दुश्मन हर एक लोगों में बता दिया कि ये देश का दुश्मन है। वो मिथ बनाने में आरएसएस से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। तो ये खालिस्तान वाला एक दिन चला, उसके बाद फिर वो गायब हो गई बात। लेकिन ये मोदी जी की, जिसको अगर और जिसको मैं एक अलग तरह से हल्का सा सेटबैक मानता हूँ, मैं पूरी तरह से नहीं मानता हूँ कि वो मोदी हार गया है वहां। हाँ, पहली बार थोड़ा सा वो कमजोर पड़ा है, क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट थे वो उसके काम नहीं कर रहा। अभी मैं देख रहा था बीजेपी के सोशल मीडिया, बीजेपी का ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है, अगर उस पर देखें तो पिछले 8 घंटे में लगभग 22 ट्वीट हैं, उसमें से 16 ट्वीट किसानों के इसमें है कि किसानों के लिए क्या किया, कैसे किया, सब कुछ किसानों को कितना दिया जा रहा है। मतलब एक बार भी ये नहीं है कि किसान से हम बात करने जा रहे हैं, जी 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 एक बार भी नहीं है कि हम थोड़ा सा भी पीछे हट रहे हैं। तो खेल तो वही है, लेकिन थोड़ा सा कमजोर जरूर बीजेपी पड़ी है, मतलब मोदी जी पड़े, क्योंकि मोदी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है उसमें उन्होंने पिछले 15 वर्षों के इसमें 13-19 वर्षों के, मतलब मुख्यमंत्री से लेके और अभी प्रधानमंत्री 6 साल तक, इस 19 वर्षों के, 20 वर्षों के, इसमें पहली बार हुआ है कि उनको पीछे हटना पड़ा है। तो ये हुआ है उनके साथ। अब मैं आपके पास दोबारा आता हूं कि क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी वापस जाएंगे कि किसान कुछ बातें मानेंगे। जसबीर जी, मैं आपसे पूछता हूं एक बात कि आज का जो बंद सफल हुआ बहुत, वो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको पहले तो, और दूसरा उसकी सफलता का एक और कारण है कि बहुत सारे संगठन, विपक्षी पार्टियां
आपके साथ आ गए, किसानों के साथ आ गए, हम्म। और उसने इस बंद को, भले ही उसकी गिनती हम ना करें कि कितनी रेलें रोकी और कितनी सड़कें रोकी, लेकिन उसको जो समर्थन है वो बड़ा व्यापक है, बड़ा वाइड स्प्रेड समर्थन आपके बंद को मिला है। हम्म। और उसकी एक वजह मैं देख रहा हूं कि आपके जो जो डिमांड है, आपकी मांगे हैं, उसमें आपने ये भी लिखा है कि जो सीए एनआरसी आंदोलन में जो लोग गिरफ्तार हुए उनको भी रिहा करें, उनके भी मुकदमे वापस लें, जो तमाम बुद्धिजीवी और सिविल सोसाइटी के लोग जो गिरफ्तार किए गए उनको, जो छात्र नेताओं की गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी उनकी रिहाई हो। तो ये इसको क्या हम कहें कि किसान इसकी अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन ये जो मूवमेंट है, ये जो आंदोलन है वो बहुत व्यापक हो चुका है, किसानों से भी आगे निकल गया है। बिल्कुल ये बात ठीक है कि हमारे डिमांड चार्ट में ये भी मांग है कि जो एनआरसी या सीए के खिलाफ लड़े। तो हम सब जानते हैं कि बहुत सारे बुद्धिजीवी जो थे, जो इंटेलेक्चुअल थे, उनको झूठे केस बना के जेलों में डाल दिया गया है। जी जी तो अब भी उसके बाद भी लॉकडाउन के दौरान ये 3 कानून पास किए, जी और वो जो लेबर लॉस थे, जो मजदूर के पक्ष में थे, वो खत्म करके वो सरमाएदारों के पक्ष में बना दिए गए। ये भी एक कारण है। तो जो बिजली एक्ट 2020 है, वो भी लोगों के खिलाफ है। तो इसलिए लोग जानते हैं कि अगर ये कानून बन जाते हैं तो अकेले किसान को प्रभावित नहीं करेंगे, हर वर्ग इससे इफेक्टिव होगा। तो बिल्कुल इसलिए हमें बहुत बड़ा समर्थन है, क्योंकि गरीब वर्ग खुली मंडी अगर हो जाती है, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि कोई कितना अनाज खरीदेगा। एमएसपी खत्म हो जाएगी, वो सस्ता अनाज खरीदेगा, बहुत बड़ा स्टोरेज कर लेगा, और जी बाद में महंगे दाम पे, जैसे हम प्याज यूज करते हैं, तो जब प्याज मार्केट में आता है, जब किसान के खेत पे आता है तो बहुत सस्ते दाम होते हैं, और जब लोगों ने खाना होता है तो वो 150 रुपए किलो चला जाता है। वही होगा, इसीलिए लोग जानते हैं। तो लोगों का बहुत बड़ा समर्थन है हमारे साथ। तो हमारे डिमांड चार्ट में ये भी है। और एक दो दो जो ऑर्डिनेंस इन्होंने पास किया है कि वो पराली जलाने वाले ये जी किसान को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा, 5 साल की सजा होगा। इसके बावजूद लोगों ने पराली जलाई है, क्योंकि लोगों के पास कोई और सोल्यूशन ही नहीं है चलो पराली को इकट्ठे करने का। जी हम बड़े लंबे समय से सरकार से ये डिमांड करते थे, अगर पराली जलाने से वातावरण खराब होता है तो उसका किसान को भी नुकसान है, उसकी जमीन को भी नुकसान होता है। बिल्कुल तो सरकार उसमें कुछ हमें वो प्राइस में, जो राइस का प्राइस होता है उसमें दे, या सरकार कुछ ऐसा उसको मनरेगा में इकट्ठा करवा ले। एक तो मजदूरों को काम मिल जाएगा, और किसान की भी हेल्प हो जाएगी। तो सरकार इस पर बिल्कुल नहीं आएगी, सरकार को सुनने को तैयार नहीं है। तो जब ये कानून बना दिया गया तो इस पर भी बहुत से किसानों पर उन्होंने केस दर्ज किए भी हैं। तो हमारे डिमांड चार्ट में ये भी दर्ज है कि ये भी खत्म किया जाए। जसबीर कौर जी, एक बात मीडिया में बहुत जोर शोर से चलती है कि किसानों को भड़काया गया, किसानों को गलतफहमी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप खुद एक किसान हैं और किसान नेता हैं, और किसानों को इन बिल को लेकर क्या डर है, क्या किस बात की चिंता है उनको, है कि क्या होगा? देखो, आपने 2 क्वेश्चन कर दिए। एक तो कि किसानों को भड़काया गया किसी ने, जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वो बोलते हैं कि ये कांग्रेस के भेजे हुए हैं, इनको फंडिंग कर रहे हैं, एजेंसी फंडिंग कर रही है। यह बिल्कुल झूठा प्रचार है, बिल्कुल झूठा प्रचार है। हम किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं, और ना ही हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को हमारी स्टेज के लागे, मतलब नजदीक आने देते हैं। कोई भले आ जाए, वो कट्ठ में बैठेगा, ऑडियंस में बैठ सकता है, लेकिन स्टेज के नजदीक नहीं आ सकता। और दूसरी बात, जो जो दूसरा क्वेश्चन आपने किया है कि इससे किसानों को क्या डर है, बहुत बड़ा डर है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो भी कुछ कानून में लिखा गया है वो किसान के पक्ष में नहीं है। भले ही हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू होगी तो जो ठेके पे जमीन जाती है लीज पे, तो एक बार तो शुरू शुरू में 2-4 साल के लिए तो वो उससे बढ़ाकर भी पैसा देंगे। जैसे 50,000 को एकड़ मान लो हमारे पंजाब में जाती है, तो वो हो सकता है बोले कि आप 80,000 रुपया एकड़ का देंगे।
ऐसा बोलेंगे। और बाद में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलेंगे कि इसमें आलू बीजो, इसमें ये गेहूं बीजो, ये चावल बीजो, टमाटर बीजो। ऐसा पंजाब में पहले हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का तजर्बा हमारे पंजाब ने देखा है, झेला है। तो बाद में ये बोलेंगे कि ये तो जो आपका आलू है ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, ये मोटा है, ये पतला है, इसमें मिठास ज्यादा है, जिसमें कम है, ये जी टमाटर जी ज्यादा खट्टा है, ज्यादा तीखा है। कणक गेहूं जो है ये हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है, हमें ये खतरा है। जी और हमारा कोई डिस्प्यूट होता है किसानों का इस पर जमीन के मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे, तो हम सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। जी वो उसके लिए एसडीएम को अपॉइंट किया गया है, जहाँ उससे ज्यादा अपील करनी है तो डीसी के पास जा सकते हैं। तो हम जानते हैं कि एसडीएम या डीसी है वो ब्यूरोक्रेट हमारी सुनेगा, गरीब किसान की सुनेगा, या बहुत बड़े पूंजीपतियों की सुनेगा, ये भी बात है। दूसरी है कि जो खुली मंडी का कर दिया, प्राइवेट मंडी का कर दिया। जी हमारे पंजाब में मंडीकरण सिस्टम जो था, पंजाब और हरियाणा में एमएसपी थी, 2-3 फसलों पे, गेहूं पे थी और चावल पे थी और कॉटन पे भी थी। तो ये ग्रांटेड था कि हमारी फसल जो आएगी, नई फसल आती है तो इस भाव पे बिकेगी। जी जी अब जी जब नए कानून आए हैं इसमें एमएसपी खत्म है, तो जी एमएसपी खत्म होगा तो हमने पंजाब में इस साल में अभी नया नया जब हमारी राइस की फसल आई इसी महीने में, तो हमने देखा कि बहुत सारे व्यापारी लोग बिहार से और यूपी से वो राइस खरीद के लाए, क्योंकि जी एमएसपी नहीं है वहां से वो कहीं से 700 कहीं से 850 रुपए मतलब क्विंटल खरीद के लाए। और ऐसा होता है कि जब वो राइस बोरे में भरा हुआ जाता है ना, जी उस जी पर स्टैंप होती है, हर स्टेट की स्टैंप होती है। जी जी हमारी किसानों के, हमारे लोगों ने बहुत से ट्रक, पता नहीं कितने लाखों टन वो चावल पकड़ा, जो यूपी और बिहार से सस्ता खरीद के व्यापारी लाए और पंजाब में हमारी जब राइस की फसल आई उसके साथ मिला के शेलरों में ले गए और उसको मतलब 1850 रुपए बेचने की ताक में थे। तो ऐसे ही हम जानते हैं कि किसान की लूट होगी, उसको एमएसपी नहीं मिलेगा। पहले भले ही एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जितना खर्च होता है किसान का फसल तैयार करने में, उसके परिवार की लेबर भी उसमें इंक्लूड की जाए ना, जी जी तो वो प्राइस उसको पहले भी नहीं मिलती। लेकिन अब जब नया खुली मंडी का हो जाएगा तो वो भी मिलेगा और नहीं। पंजाब हरियाणा में तो एमएसपी की खरीद हो भी जाती है, बाकी उत्तर प्रदेश बिहार हाँ मध्य प्रदेश में तो बहुत बुरा हाल है। हाँ, और एक यही कारण भी है। एमएसपी जो है वो केवल 6% खरीद एमएसपी की है। हाँ, तो 94% हाँ, 94% उपज जो है किसान की वो तो एमएसपी पे है ही नहीं। मैं यही आपको ये बताने वाली हूँ कि अब ये जो एजिटेशन हुआ ना, तो इससे यूपी बिहार या जितने स्टेट है जहाँ एमएसपी नहीं है वो भी हाँ समझ गए कि अगर हमें एमएसपी मिलेगा तो हमें फायदा होगा, जी जी इसलिए जी वो भी सपोर्ट कर रहे हैं हमारे संघर्ष जी को। और दूसरा कारण ये है, एक बात बताऊं जी कि अगर मंडीकरण सिस्टम खत्म हो जाता है, जी मंडीकरण पे हमारे फीस लगती थी 8.5%, जी जी जिसमें 3% पेंडू विकास फंड होता था, शहर के विकास में का भी होता था, मंडी के फड़ बनाने हैं, मंडी के शेड बनाने हैं जहाँ किसान बारिश के दिन उसके में डेवलपमेंट में पैसा खर्च होता है, जो कमीशन आपका किसानों कटता है उसे। कटता है। वो हाँ किसानों से नहीं हाँ कटता, वो खरीदार से कटा खरीदार जाता से था। कटता है, खरीदार से हाँ कटता है। और वो हाँ खरीदार आपसे जो कमीशन लेता है तो वो आपका भी ट्रॉली वॉली साफ करता है, पैकिंग करता है, ले जाता है वो वो तो। फसल की भी सफाई करता है ना, झाड़ वही चढ़ाई वही उसकी वही होती है। वो तो एक हमारे तरीके का सर्विस बहुत प्रोवाइडर है। हाँ, बहुत बड़ी लेबर जो है वो बिल्कुल बेरोजगार हो जाएगी, जो जी मंडियों में काम करती है, झाड़ झराई का करती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आती है तो जो हमारे दलित लोग खेतों में काम करते हैं, हमारे किसानों पे डिपेंड करते थे, उनका भी खत्म हो जाएगा सारा काम काज। उनको ना बजाई के टाइम वो काम करते हैं, बिल्कुल फसल जब आती है काटते हैं, जी हमारे कॉटन नरमा जिसको बोलते हैं कॉटन होती है, उसको चुगने का काम वो काम करते हैं, तो सारा उनका काम भी खत्म हो जी जाएगा। तो जस मंडियों में जो काम करते लेबर वो भी खत्म हो जाएगी, इसलिए जसवीर हमें जी बहुत बड़ा डर है। आप जी मैं आपके पास अभी लौटता हूँ। और किसान क्योंकि फसल जो है वो बुआई हो चुकी है,
तो किसान के पास वक्त भी बहुत है और लंगर वगैरह भी चल रहा है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे लौट के आपसे। जितेन, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, और ये दर्शकों को से भी बात करते हैं इस बारे में, उनको भी समझना चाहिए कि ये जो किसानों का मसला है वो सिर्फ किसानों का मसला नहीं है, जैसा जसबीर जी कह रही थी। ये जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उससे, किसान से बड़ी मार तो उसके ऊपर पड़ेगी अगर होर्डिंग हो जाएगी। अभी हमने कोरोना के समय देखा कि बाजार बंद हो गए सारे, फिर भी किसी भी तरीके से खाद्यान्न जो है, खाने पीने की चीजें मिलती रही, क्योंकि अवेलेबिलिटी थी फूड की। ये जब अगर आप विकसित देशों को भी देखें, अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कंट्री को भी देखें, तो उनके कंट्री में भी कृषि उत्पाद को बाजार के हवाले नहीं किया गया, वहां भी प्रोटेक्शन है। तो ये जो एक फूड क्राइसिस को एग्रीवेट करेगा, यानी जो कंज्यूमर है, अच्छा उसमें कह रहे हैं कि जी प्राइस जो है वो 100% से ऊपर अगर जाएगा तभी हम गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। यानी अगर प्याज 100 रुपए जाएगा, 101 रुपए जाएगा, 100 रुपए जाएगा, तब सरकार इंटरवीन करेगी। अच्छा, अगले साल प्याज जो है वो 198 रुपए चला गया 100 का, तो कहेंगे नहीं ये 200 के पार जाएगा तब सरकार इंटरवीन करेगी। तो ये जो मिडिल क्लास है, ये इसके पास तो बिजली महंगी हो रही है, इसका पेट्रोल रोज महंगा हो रहा है, इसकी तनख्वाहें कम है, बेरोजगारी है, उसके ऊपर उसको एक नई मार पड़ेगी जब ये कानून लागू होंगे और उसको खाने की चीजें हर 2 महीने में 200% बढ़ जाएंगी। सर, दिक्कत यहाँ ये है कि हमारे देश का जो मध्यम वर्ग है वो इतना स्वार्थी हो गया है, मतलब इतना मतलब अपने वो अपने स्वार्थ का ही सोचना पड़ेगा उसको, किसान का छोड़ भी दे अपना। दिक्कत ये है कि यही नहीं समझ रही है कि अगर स्वार्थी हो तब उसको सबसे पहले खड़ा हो जाना चाहिए। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा नुकसान मजदूरों को, तो आदत है गरीबी में जीने की, जी लेते हैं किसी तरह से, मरते खपते जी लेते हैं। जी। सबसे ज्यादा नुकसान तो इस देश में मिडिल क्लास का हुआ, लेकिन अभी भी वो ताली बजा रहा है। कितनी बार बालकनी में निकला ताली बजाने के लिए, मोमबत्ती जलाने के लिए और क्या करने के लिए। सबसे ज्यादा तनख्वाह उनकी कटी है। मजदूर निकल गए, मजदूर तो किसी, मतलब मजदूर को आदत है गरीबी में जीने की, लेकिन जितना मिडिल क्लास की नौकरी गई है, तो ये वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो किस बात पर खुश हैं। उनको लगता है कि हमने उसको दबा दिया पूरी तरह से। अब वो जो जसवीर जी कह रही थी वो उसके बारे में, पंजाब के बारे में, कि कैसे प्राइस दे देगा कि 50,000 के बदले में 80,000 दे देगा। एक एग्जाम्पल हमारे पास बिहार के मुजफ्फरपुर का है, जहाँ लीची जब ठीक से उपजना शुरू हुआ तो 5-7 वर्षों के बाद कारपोरेट हाउसेज घुसी वहां पर, लगभग 10 वर्षों के बाद। तब तक इन लोगों ने वहां के जो, मतलब जो उन्होंने कोऑपरेटिव बना लिया था और उसमें वो लोग किसी तरह से मैनेज करते थे और ठीक ठाक कमाई होती थी। तो जब अब मैं पूरी कौन कौन कॉर्पोरेट हाउसेस गए थे वहां, उस पर मैंने एक स्टोरी किया था, तो लेकिन नाम नहीं याद है ठीक से, लेकिन वो कॉर्पोरेट हाउसेस ने उसका डबल प्राइस जो है कोऑपरेटिव से, उसको कहा कि आप लीजिए और हम आपको दे रहे हैं। 4-5 वर्षों में कोऑपरेटिव कोलैप्स कर गया क्योंकि उसको पैसे ज्यादा मिलते थे। बिल्कुल बिल्कुल, यही हाल जितेंद्र जी नासिक में हुआ। जो अंगूर, जो वाइन बनाने वाले गए वहां अंगूर की खेती करवाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, वहां भी यही हाल हुआ कि उन्होंने वो जो जसबीर जी बता रहे थे कि वो क्वालिटी उनको नहीं आई तो उन्होंने नहीं लिया। हाँ, और वही मतलब 5-6 साल के बाद जब कोऑपरेटिव कोलैप्स कर गया तो अगले साल उसने कहना शुरू किया कि हम तो ये रेट दे ही नहीं सकते आपको, क्योंकि ये तो क्वालिटी ठीक नहीं है। और उसके बाद 4 साल लगे फिर से उस कोऑपरेटिव को रिवाइव करने में। अब वहां कारपोरेट हाउसेज नहीं है क्योंकि किसानों में ये आ गया कि वो धूर्त है और ठगता है कारपोरेट हाउसेज। अब बिहार में जोदारी लोगों के पास इतनी कम है क्योंकि बिहार और झारखंड का जब बंटवारा हुआ तो उसमें से मतलब 47% जो जमीन है वो झारखंड के पास चली गई, पॉपुलेशन उसका 33% गया बिहार का, तो उसके पास जोत काफी कम है बिहार में। तो और नीतीश जी के आने के बाद सबसे मजेदार ये हुआ कि वहां पर 2005 से बाजार समिति गायब हो गया। बाजार समिति बिहार में है ही नहीं।
तो आप जब कह रहे थे वो 6%, तो 6% यूपी का है वो, जो जी जी एमएसपी पर खरीदा जाता है। वहां 2.5% एमएसपी पर खरीदा जाता है, क्योंकि है ही हाँ, नहीं पूरे बाजार, तो कौन पूरे खरीदेगा? भारत में 6% है, पूरे भारत में। हाँ जितेंद्र जी, मैं जसबीर जी से अभी उनके आंदोलन के बारे में पूछता हूँ, लेकिन आपके पास आखिरी कमेंट के लिए आऊंगा कि मोदी साहब के पास पॉलिटिकल ऑप्शन अभी क्या है। ठीक है जसबीर जी, एक हाँ ये कई सारे किसानों की बातें आती हैं, वीडियो में देखता हूँ, और वो कहते हैं कि हम तो लंबी तैयारी से आए हैं, 6 महीने का राशन हमारे पास है, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सामान रखा हुआ है, लंगर हर 10 मीटर पे लंगर वहां बन गए हैं। हमारे रिपोर्टर्स हमको बताते हैं कि लंगर ही लंगर है वहां पे। तो ये एक अद्भुत आंदोलन है, जिसमें कि जिसको कहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी, यानी उसको लंबा खींचने की, जो आंदोलन को लंबा खींचने की एक उसके अंदर क्षमता है। तो सरकार से तो आप कमर कस के लड़ देंगे लगता है। बिल्कुल ये बात ठीक है कि हमारे जो लोग हैं ना, वो 6 महीने का राशन तो लेके आए कम से कम। तो राशन की कमी यहाँ भी नहीं है। यहाँ हरियाणा के लोग जहाँ से भी आते हैं, यूपी से, मध्य प्रदेश से, जहाँ से भी आते हैं वो लेके आते हैं। जी हमें पीछे से फोन आते हैं हमारे, ऐसा भी रोटेशन भी चल रही है कि जत्थों के जत्थे हमारे आ रहे हैं पंजाब से और जा भी रहे हैं लोग, जी। रोटेशन चल रही है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है, यानी अब बिल्कुल लंगर भी है और अब धरने पे रोटेशन भी हो गया है। हाँ बिल्कुल हो रहा है, हो गया है। तो देखो हमारी फसल बोई गई, हमारी अप्रैल में फसल की कटाई होगी, तब तक का हम फ्री हैं। तो कटाई भी होगी ना, तो भी हमारे लोग ऐसा कोऑपरेशन चल रही है ना कि एक दूसरे के खेतों में काम कर रहे हैं। अभी हमारे कॉटन का जो चुगने का काम है चल रहा है, बुआई का काम भी चल रहा है। जी जी लेकिन जो लोग पीछे रह गए हैं गांव में, वो पूरा कोऑपरेशन के साथ जो किसान यहाँ आए उसके खेतों में काम कर रहे हैं, उनके पशु है वो संभाल रहे हैं, उसके परिवार को कोई दिक्कत है वो संभाल रहे हैं। तो यहाँ हम बैठे हुए हैं ना, सचमुच हमारे पास 6 महीने का राशन तो है, लेकिन यहाँ के लोग भी हमें बहुत मदद कर रहे हैं। हरियाणा के लोगों ने दिल खोल के हमारी मदद कर रहे हैं, यूपी के लोग कर रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। हम सत्याग्रह चलाएंगे, चाहे 6 महीने चाहे साल लगा ले। और बहुत दूसरी बढ़िया। बात है जो जितेंद्र जी ने कहा है ना, जी मध्य वर्ग जो है सेल्फिश हो गया, किसी हद पे ये बात ठीक है। जब 91-92 में डंकल समझौता आया, जी ये उसी का नतीजा है। जी सब बिल्कुल। लोगों को, मैं एम्प्लाई थी पंजाब में, तो मैं, हमारा डेमोक्रेटिक एम्प्लॉइज फ्रंट था, मैं उसकी भी नेता रही हूँ। तो हम लोगों को समझाते थे कि ये पब्लिक सेक्टर बिल्कुल खत्म कर देंगे, बेच देंगे। तो ऐसा ही हुआ, पंजाब में जितनी पब्लिक प्रॉपर्टीज थी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज थी, वो प्राइवेट मालिकों को बेच दी गई है। अब हमारा बिजली बोर्ड है जो पंजाब का स्टेट का है, वो भी सारे का सारा उसका प्राइवेट करने जा रहे हैं, जो नया एक्ट आया है उसके खिलाफ। ठीक है, हमारी लड़ाई चल रही है। तो लोगों को पहले थोड़ा एक था सुलेखा के शायद हमारे बच्चे फॉरेन में एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन एक लिमिट होती है हर काम की। तो बहुत सारे बच्चे हमारे चले भी गए हैं फॉरेन में, हमारा इंटेलेक्ट बहुत चला गया है, हमारा पैसा बहुत फॉरेन में चला गया है। तो हम इसी बात को भी समझाते हैं कि वास्ता कि हम अपने देश में हमारे नौजवान रहना चाहते हैं, हमारे देश का सरमाया है वो। जी तो हमारे लोग अब धीरे धीरे समझने लगे हैं। जब बिल्कुल हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो गया, सरकारी जो था वो, जितना पीने वाला पानी था वो प्राइवेट हो गया, एजुकेशन सारा निजीकरण हो गया, अब लोग समझने लगे हैं। तो इस बात पर भी लोग खड़े हैं। और बिल्कुल, ये समझना पड़ेगा मिडिल क्लास को भी, शहरी जनता को भी, कि इस बार अगर किसान हार गया लड़ाई ये, तो किसान एक तो बात मैं इसमें ऐड कर दूं, ये जी किसानों की लड़ाई जो है आर पार की लड़ाई है। अगर अब नहीं लड़ सके तो फिर कभी हम उठ ही नहीं पाएंगे, ये भी जरूरी है, बात है। ये एक है कि डिमांड चार्ट में हमारी ये भी है डिमांड कि डीजल के दाम जो है आधे किए जाएं। हाँ, हम वो जानते जो हैं कि उसको एपीएम से बाहर ले गए, हाँ, कंट्रोल से बाहर ले गए। कच्चे तेल की कीमत बहुत कम है, ये भी हम जानते हैं। जीएसटी के बाहर रखा गया, कुछ मतलब स्टेट गवर्नमेंट के उस पर टैक्स हो जाते, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के होते थे, वो 85 रुपए 87 रुपए पर चला गया। जी तो ये भी हमारी डिमांड में है कि उसके किसान यूज करता है डीजल, वो चाहे ट्रैक्टर में डाले चाहे वो खेतों में,
ट्यूबवेल चलाने के लिए यूज करे तो उसके लिए इसका दाम आधा किया जाए, ये भी है। तो धीरे धीरे हमारे साथ हर वर्ग है, आड़तिया वर्ग हमारे साथ है, व्यापारी वर्ग हमारे साथ है, हर वर्ग की हमें सपोर्ट है और हमारा यकीन है कि हम जीत के जाएंगे। लंबी लड़ाई की तैयारी में आप आई जितेंद्र। एक तो एक बहुत बढ़िया सबक है तमाम सारे जो आंदोलन चलते हैं उनके लिए भी, कि किस तरीके से एक किसी आंदोलन को 6 महीने साल भर खींचने की ताकत जो है वो लंगर में होती है। वो एक बड़ी ताकत जो है, बड़ी ताकत लंगर की ताकत इन लोगों के, किसानों के पास है हमारे। लेकिन आपसे मैं आखिरी सवाल, क्योंकि समय खत्म हो रहा है, तो आखिरी जवाब मैं आपसे बहुत संक्षिप्त में चाहता हूँ, संक्षेप में, कि मोदी साहब के पास, देखिए जसबीर कौर जी ने किसानों की बात साफ कर दी कि वो आर पार की लड़ाई है। एक दूसरे की उनको जवाब हाँ या ना में चाहिए, कोई ग्रे एरिया नहीं चाहिए उनको। तो मोदी साहब के पास क्या ऑप्शन है? एक तरफ तो कॉर्पोरेट लॉबी है और दूसरी तरफ किसान है जो हटने को तैयार नहीं। मोदी जी अब एक कुछ जैसे पंजाब से जो आए हुए किसान हैं, किसान जो जिन्होंने सिंह बॉर्डर पर है, वो तो नहीं हटने वाले हैं, वो तो क्लियर है। जो भी लीडरान है वो हैं मतलब अपनी बातों पर कि हम इससे कम पर नहीं मानेंगे। लेकिन मोदी जी की ये मतलब होशियारी है या उनकी रूलिंग पार्टी होने के चलते ये होशियारी बहुत लोगों में आ जाती है कि वो कई किसान लीडर, एक छद्मसा किसान लीडर पैदा करेंगे और उनके साथ वो डील करेंगे, हमने जीत लिया। जैसे आपने कल देखा होगा कि 9-10 किसान यूनियन ऐसे हैं, मतलब हरियाणा के, जिन्होंने समर्थन में कह दिया हम लोग तो समर्थन करते हैं इस बिल का। अब मैं उसको चेक कर रहा था तो एक किसान यूनियन तो अभी बना है 6-7 दिन पहले। हाँ, मतलब जब वो किसान, वो गुड़गांव का कोई ये है किसान यूनियन, वो 6-7 दिन पहले बना है। तो हो सकता है कि मोदी जी कुछ जो आज अमित शाह बात कर रहे हैं गृह मंत्री किसान नेताओं से, और उन्होंने जसवीर जी ने कहा भी कि इन लोगों को कोई जानकारी नहीं है, उन लोगों से कोई बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑफिशियली बातचीत कल है। तो उसमें इसी तरह से कुछ नेता जैसे राकेश टिकैत जाएंगे। अब राकेश टिकैत की हैसियत वो वाली हैसियत नहीं है जो महेंद्र सिंह टिकैत की थी। और देखिए जो बात मुझे समझ में आ रही है, बहुत सी बातें लोगों से करके, और जसबीर जी ऐसा बता रही है, ये आंदोलन वहां पहुंच गया है कि कोई एक नेता कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो किसान को आप उस तरीके से डील नहीं कर सकते कि सीबीआई भेज देंगे किसान के पास, इनकम टैक्स भेज देंगे। वो टूल्स इनके पास, किसान को डील करने वाले वो टूल्स हैं नहीं। हाँ, मैं सहमत हूँ उससे। और एक चीज मतलब अगर आप इसको देख पाए तो सीएए का जो आंदोलन था और इस आंदोलन में दोनों में गुणात्मक अंतर दिख रहा है कि एक इंटेलेक्चुअल क्लास उनके साथ जरूर सिंपैथाइज कर रहा था, वो लोग जा रहे थे। जो क्लास, ज्यादातर को तो मोदी जी ने जेल में डाल रखा है, लेकिन तब भी एक ऐसा क्लास है जो आज भी इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन एक चीज और देखेंगे कि मुसलमानों के पास वो पावर नहीं थी, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है वो रूलिंग क्लास इस तरह का नहीं है। हाँ, अभी तो मैं देख रहा हूँ कि पंजाब के किसान हैं, इनको मैंने वो तस्वीरें देखी कि न्यूयॉर्क में जुलूस निकला, कनाडा में निकला, लंदन में मैंने जुलूस देखे किसानों के पक्ष में, और तमाम लोगों के बयान तो आ ही रहे हैं। कनाडा से बयान आ रहा है, यूके से बयान आ रहा है, यूएस से बयान आ रहे हैं। और आप एक और देखें कि जब इंडिया ने प्रोटेस्ट किया कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के बयान पर, उसके 2 दिन के बाद फिर से उन्होंने समर्थन में बयान दिया। जी। तो ये जो पावर है ना, बार्गेनिंग पावर, आप रूलिंग स्ट्रक्चर में आपकी क्या हैसियत है, तो वहां के पंजाब के किसानों की हैसियत है, और इसलिए वो कितना भी गेम खेलें, आपकी बातों से मैं सहमत हूं कि एक किसान लीडर को तोड़ के वो नहीं भगा देंगे। भाई कनाडा के अगर जस्टिन ट्रूडो कुछ बोल रहे हैं तो उन्होंने, उनकी 30 मेंबर की कैबिनेट में 3 सिख हैं। आपके यहाँ पंजाब एक सूबा है और अभी थोड़े समय तक अकाली दल आपके साथ था, आपकी कैबिनेट में एक भी सिख नहीं है। हाँ, मतलब ये टीवी चैनलों में आप आके 84 करते हैं, लेकिन हरदीप पुरी भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, एमओएस हैं। जी।
और मतलब आप अगर ये इसको देखें, मतलब प्रशांत जी, मतलब बहुत ही दुखद है कि एक आपके पास सिख एंकर नहीं है किसी भी टीवी चैनल में। जी, मतलब आप समझ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन का सवाल तो देखिए देश में बहुत बुरा है। कास्टिस्ट और ब्राह्मणिकल मीडिया है यस देश में। यस यस। मतलब और लेकिन इस मीडिया का वो चल नहीं पा रहा है। और हमारा जितेंद्र जी माफ कीजिएगा, समय खत्म हो रहा है। तो आप दोनों मेहमानों का, जसबीर कौर जी, जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, जैसा आपने सुना कि जसबीर कौर जी कह रही हैं कि लड़ाई आर पार की है, और वो 6 महीने का राशन लेकर आए हैं, और उनको ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब चाहिए, हाँ या ना। उनको प्रशांत कोई कमिटी नहीं चाहिए। जी जी प्रशांत जी, एक बात बतानी चाहती हूँ कि पंजाब केवल इंडिया में नहीं है, हर देश में एक पंजाब बसता है। जी जी जी, पूरी दुनिया में, पूरी इसलिए दुनिया। उनकी सबकी सपोर्ट है हमें। जी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ इस डिबेट को यहाँ पे हम खत्म करते हैं। और फ्रीडम एक्सप्रेस को लाइक शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। थैंक यू।